और शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया है। अमित शाह ने कहा कि ये ग्रुप जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की ताकतों की मदाखलत चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस और गुपकार गैंग मुल्क को दहशत और शोरिश की तरफ ले जाना चाहते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग कौमी मफादात की खातिर इस बेमेल ग्लोबल गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली में 2 मुश्तबा मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल की कार्रवाई में ये गिरफ्तारी की गई। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने इस पूरे मामले का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका वास्ता आतंकी संगठन जैश के साथ बताया जा रहा है। इस वक्त में मैं स्पेशल सेल दफ्तर के ठीक बाहर हूँ और अगर दोनों आतंकियों के नाम की अगर बात करें तो अब्दुल लतीफ़ मीर नाम है जो बारामूला का रहने वाला है और दूसरे आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ खटाना है। पिछले काफ़ी समय से इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको तलाश रही थी और इस मामले में स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि वो दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली में सराय काले खां इलाके में वो पहुंचा है। तो उसके बाद इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उसको ट्रैप किया गया और उसे उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात में 10 से 10:30 बजे के लगभग में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसके बाद लगातार उन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में वो कौन सा स्लीपर सेल है जिसके साथ में संपर्क में जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में किस तरह के बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो उसके कनेक्शंस हैं बाकायदा उसको भी खंगाला जा रहा है क्योंकि मूल रूप से ये दोनों कश्मीरी हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरह से इसके संपर्क थे और किस तरह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी, ये तमाम चीज़ों पर स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और दिल्ली के जो रोहिणी स्थित जो स्पेशल सेल का जो दफ्तर है वहाँ पर रख करके इन दोनों से पूछताछ कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर के घाटमपुर इलाके में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। दिवाली की रात एक 6 साला मासूमा का कत्ल कर दिया गया। आज इंकशाफ हुआ कि इस वारदात को इंसान नुमा हैवानों ने अंजाम दिया। दरअसल घाटमपुर में एक शादीशुदा जोड़ा है जिनकी 21 साल शादी के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने जादू टोने के चक्कर में एक 6 साला मासूम बच्ची की बलि दे दी। वारदात के इंकशाफ के बाद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। किरण को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी। उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। और चलिए रुख करेंगे कानपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, 21वीं सदी की जानिब हम कदम रख रहे हैं बल्कि जी रहे हैं और ऐसे माहौल में इस तरह की जादू टोने की बात सामने आना कहीं ना कहीं बेहद खौफनाक है, बेहद दर्दनाक है। क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना सामने आई और घाटमपुर थाना क्षेत्र जो कि एक ग्रामीण इलाका है, उस ग्रामीण इलाके में जिस तरह की ये घटना सामने आई, पहले जब दिवाली की रात ये घटना सामने आई जिसमें बच्ची का शव मिला वहां पर और उसके अंग अलग अलग मिले, तो ये कहा गया, पुलिस ने कहा कि किसी जानवर की ये शायद किसी जानवर ने ऐसा किया है। लेकिन जैसे जैसे इसमें जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई, लोग पकड़े गए, तब पता चला कि इस घटना के पीछे तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ मामला सामने था। जिसमें एक चीज ये सामने आई कि जो एक पति पत्नी उन्होंने अपने भतीजों से ये कहा कि एक 6 साल या मासूम बच्ची का जो दिल चाहिए, उन दरिंदों ने शराब के नशे में उस बच्ची को ले गए, उस बच्ची को ले जाकर मारा और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके बाद उसको मारने के बाद उसको चीर कर उसका दिल निकाला और वो अपने चाचा और चाची को जाकर
दे दिया। तो जिस तरह से अंधविश्वास की जुड़ी तंत्र मंत्र से जुड़ी घटना सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जी ना, इसकी अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसने घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद अभी भी 2 लोग फरार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी ना संदीप, इतनी दर्दनाक ये वाकया है और कहीं ना कहीं दिल को झंझोड़ने वाला है कि आज के ज़माने में भी इस तरह की बातें हम देख रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं, वहाँ पर जो मकामी लोग हैं, उन लोगों का किस तरह का रिएक्शन, रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखिए हिना, जिस तरह से मैंने बताया कि ये ग्रामीण इलाका है, घाटमपुर थाना क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, तो कहीं ना कहीं तालीमी जो बेदारी है उसकी कमी है। वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग कम से कम है, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास जो है वो हावी हो गया। और दिवाली की रात को लोगों का ऐसा मानना है कि उस दिन जो है तंत्र मंत्र और अंधविश्वास को लेकर ऐसी चीजें सामने आती हैं, तो उसको अंजाम देने के लिए इस तरह की बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं, कई लोगों का कहना है कि ये लोग तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखते थे, क्योंकि शादी के तकरीबन 21 साल के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और इस तरह की घटना सामने आई है। जी हिना। और पुलिस की जानिब से क्या कुछ बयान? देखिए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जिन्होंने अपने चाचा और चाची के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि चाचा और चाची जिन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए कहा था उन लोगों से, आरोपियों से, तो वो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, फरार हैं। जी हिना। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। नीतीश कुमार काबीना में कलमदानों की तकसीम कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने अपने पास महकमा दाखिला का कलमदान रखा है। नायब वज़ीर-ए-आला तारकिशोर प्रसाद को मालियात की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी को अक़लियती उमूर का कलमदान दिया गया है। विजय चौधरी को देही तरक्यात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेवाल को वज़ारत तालीम का कलमदान सौंपा गया है। मंगल पांडे को महकमा सेहत की जिम्मेदारी दी गई है। आज नीतीश काबीना की पहली अहम मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में असेंबली के इजलास पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक 23 से 27 नवंबर तक असेंबली का इजलास चलेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया। तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने एलामिया जारी किया। उन्होंने बताया कि 150 वार्ड्स पर मुश्तमिल GHMC इलेक्शन 1 दिसंबर को होगा। 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 18 नवंबर से नामजदगियों का आगाज होगा। 20 दिसंबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल किया जा सकता है। 21 नवंबर को नामजदगियों की जांच की जाएगी। 22 नवंबर को 3 बजे तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। पार्थसारथी ने मजीद कहा कि ये इंतखाबात बैलेट पेपर्स के जरिए होंगे। रायदही सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि मेयर का ओहदा खातून के लिए महफूज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि GHMC की मियाद अगले साल फरवरी में खत्म हो रही है। फिलहाल GHMC पर TRS का कब्जा है। 19th 20th ఈ 3 రోజులు నామినేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకునే తేదీలు. 21న రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ స్థాయిలో ఈ నామినేషన్స్ని స్క్రూటినీ చేయడం జరుగుతుంది. 3 గంటల లోపే 22న వారు విత్డ్రాల్ ఫామ్స్ సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ఎన్నికల్లో ఉన్నారు బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఎవరెవరి పేర్లు ఉండబోతున్నాయనేది 22కి తేలిపోతుంది అనమాట. సో ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 1వ తేదీ డిసెంబర్ 1వ తేదీన డేట్ ఆఫ్ పోలింగ్ జరుగుతుంది. రీపోల్ కనుక ఎక్కడన్నా ఏదైనా పోలింగ్ స్టేషన్లో ఏ వార్డులో అయినా అవసరం ఉంటే దాన్ని మేము 3rd నిర్వహిస్తాం రీపోలు. అది ఆ రోజు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఏమన్నా ఉంటే 4th డేట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఫ్రైడే వస్తుంది. సో ఆ రోజు కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. బ్యాలెట్ బాక్సులతో జరిపే కౌంటింగ్ కాబట్టి సుమారు 12 గంటల వరకు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అయిపోతుంది. మేజర్ పోలింగ్ స్టేషన్ మన వార్డ్స్లో 3 PM వరకు బై అండ్ లార్జ్ కౌంటింగ్ కూడా చాలా వరకు అయిపోయి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం మధ్యాహ్నం మొదలవుతుంది. నాకు అర్థమైనంత వరకు 3-4 గంటల లోపల అయిపోవాలి. नाज़रीन, इसी पर मज़ीद
जानकारी के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, तेलंगाना बीजेपी लीडर हैं मीर फिरासत अली बाकरी साहब। बाकरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे GHMC के इंतखाबात का ऐलान जिस तरह से किया गया है उसको किस तरह से लेंगे? कोरोना के दौर में ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं, बेहद एहतियात की ज़रूरत है। और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ और ख़ास इंतज़ामात इस वक्त करने चाहिए? कोरोना के दौरान में इलेक्शंस होते आ रहे हैं। अभी आपके सामने बिहार का इलेक्शन हुआ है, उसी तरीके से तेलंगाना में भी इलेक्शंस की डेट बिफोर 1 मंथ ये लोगों ने प्लान करके डेट दी है। और हमारे पास तो हम पूरे कमर बस्ता है, पूरे तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। उनके सेंट्रल बीजेपी से भी काफी इंचार्जेस जो है GHMC इलेक्शंस के लिए सेंट्रल पार्टी ने यहाँ पे भिजाए हैं। सबका हम खैर मकदम करते हैं। और हमारे को तेलंगाना बीजेपी में इलेक्शंस के लिए हम जो प्रिपरेशन करके रखे थे, एज पर प्रिपरेशन हम जो है हमारा तेलंगाना बीजेपी GHMC में 100 सीट का टारगेट है और मेयर हमारा होगा बीजेपी का। जी 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 बाकरी साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा था कि दुबाक में कामयाबी हासिल की है और अब उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, उनको देखते हुए क्या कुछ ख़ास तैयारियां, ख़ास तौर से यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए क्या फलाह बहबूद के लिए? तेलंगाना की आवाम में जिस तरीके से TRS सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार के अगेंस्ट जो पब्लिक में बरहमी है, उसका इजहार आप दुबका में देखें। अब दोबारा फिर इंशाल्लाह ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में देखेंगे जिस तरीके से मुसलमानों को, खास तौर से मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने जब से हुकूमत में आए हैं अभी तक सिर्फ हथेली में जन्नत दिखा दे आए हैं। कोई प्रैक्टिकल काम माइनॉरिटीज के लिए नहीं किए हैं। उसके बरक्स ये बोलते हैं कि बीजेपी जो है ऐसा है, बीजेपी वैसा है। बीजेपी के पास एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के मुताबिक तेलंगाना के मुसलमान भी इस बार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को वोट देंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत लव जिहाद पर कानून वज़ा करने जा रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि असेंबली के आइंदा इजलास में इस सिलसिले में मजहबी आज़ादी बिल 2020 असेंबली में पेश किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ये गैर जमानती जुर्म होगा और कसूरवार को 5 साल तक की सजा हो सकती है। हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर कुणाल चौधरी ने इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल दिया है, आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा पे सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है। अभी तक कितने कानून बने हुए हैं, उसके बाद कितने बलात्कार और कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार में 46,000 से ज़्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है। गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। जो कानून बने उन्हें सख्त बनाने का काम करे। सिर्फ किसी को डराने धमकाने के लिए कानून की बातें, जो भी महिला
सुरक्षा के कानून बनते हैं उसमें कांग्रेस हमेशा साथ रहती है, पर सिर्फ कानून बनाने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी कि सरकार को कहीं ना कहीं जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो मवाली, इनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। पर जो सरकार चलाने का काम कर रहे हैं वो माफिया के साठगांठ के साथ सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता की हालत खराब है। पहले क्राइम पे खत्म करे, क्रिमिनलों को खत्म करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ कानून बनाने से कोई भी महिला सुरक्षा नहीं हो सकती। के जिला अस्पताल में मरीजों को एक्सपायर इंजेक्शन दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जिला अस्पताल में मरीजों को 2018, 19 और 20 में एक्सपायर हो चुके इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और इस बात का इंकशाफ होने पर मरीजों के रिश्तेदारों में बेहद तशवीश देखी गई। वो आइंदा सरकारी दवाएं न लेने की बात तक कह रहे हैं। इस सिलसिले में जब ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के मुलाजमीन से सवालात किए गए तो उन्होंने एतराफ़ किया कि जो इंजेक्शन दिए गए थे उनमें से कुछ एक्सपायर हो चुके हैं। कहाँ भर्ती किए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो आपने जब एक्सपायरी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं किसी से बात नहीं की आपने? नो सर, मुझे तो अभी पता लगा, मैं देखने आया था सर यहाँ पे। तो मुझे अभी पता लगा तो मैंने इनका इंजेक्शन उठा के देखा तो मैंने लोगों को बताया, तब वो लोग आए यहाँ पे। क्या कहा? हम अभी आ रहे हैं, अभी जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे। तो ये कौन कौन से इंजेक्शन और कहाँ में यूज़ होते हैं? एक इंजेक्शन है डक्सा जिसकी क्वांटिटी 3 है जी, और वो इक्टियोफाइलिन है जिस डेरिफाइलिन जो सांस के लिए है, दोनों इंजेक्शन इसकी जो है 2018 है। अच्छा, ये किस में यूज़ होते हैं? ये दोनों सांस के लिए होते हैं। सांस के लिए होते हैं और दोनों एक्सपायरी हैं? दोनों एक की क्वांटिटी 3 है, एक की 5 है। 5 हैं, यानी एक्सपायरी हैं ये? हाँ, कुल मिला के एक्सपायरी हैं। एक्सपायरी हैं, ठीक है। तो मैं तो जो देख के लगाता हूँ, एक्सपायरी देख के ही लगाता हूँ। पूरी बात हमारी सुनो। अभी तुम देख रहे थे, हाँ, उसमें एक्सपायरी कितने निकले ये बता दो। अच्छा, वो तो 2-3 निकले। 3 एक्सपायरी निकले हैं। हाँ, वो यूज़ किए हुए हैं क्या अनयूजेज हैं? अनयूज है, अभी यूज़ नहीं किए गए। हाँ, यानी कि यूज़ किए जाएंगे। नहीं, यूजेज भी है। हाँ, यूजेज होंगे तो वो मॉर्निंग वाले ने किया होगा, यानी किया है। पता नहीं, मैं कैसे कह दूंगा मैंने यूज किया? अस्पताल में मैंने यूज नहीं किया तो मैं नहीं कह सकता ना। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मगर यूज़ हुआ है ये मैंने कह सकता अगर यूज किया गया कि नहीं किया गया। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह रोज़ बरोज़ बेहतर हो रही है। एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 40,791 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि एक्टिव मामलों में 12,000 की कमी दर्ज की गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,53,401 हैं। मुल्क में कोरोना को अब तक 42,90,371 अफराद मात दे चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,164 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 88,74,291 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 449 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 1,30,519 अफराद की मौत हो चुकी है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,44,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। और दिल्ली से अहम खबर, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का निफाज किया जा सकता है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इसमें उन्होंने कहा कि कोरोना मुतासरा इलाकों के बाजारों को बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। उन्होंने शादी की तकरीब में 200 अफराद के शामिल होने की इजाज़त को भी वापस ले लिया है। अब शादी की तकरीब में सिर्फ 50 अफराद को ही शिरकत की इजाज़त दी गई है। लोगों को शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने LG साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। दूसरा, हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार
अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। हम सब लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 रजाकार ग्रुप बनाए। एक ने साफ सफाई पर काम किया तो दूसरे ने बैतुल खला के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की, और इन्होंने इन मुद्दों पर उस वक्त तक काम किया जब तक कि वो मिसाली नहीं बन गए। ये कहानी चिरुगड़ा की है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं, और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने हाल ही में मजहबी आज़ादी पर पोलैंड की मेज़बानी में होने वाले वर्चुअल वुज़रा इजलास में शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने किन बातों पर जोर दिया, आइए जानते हैं लंदन में तैनात अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के उर्दू हिंदी तर्जुमान ज़ेड तर्रार से। में मजहबी आज़ादी पर होने वाले वज़ारती इजलास में वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इजलास की मेज़बानी करने पर पोलैंड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मजहबी आज़ादी अमेरिका के बुनियादी हकूक़ की असास है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम मजहबी आज़ादी का अपनी खारजा पॉलिसी के साथ फ़रोग़ जारी रखे हुए हैं। सेक्रेटरी पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को सज़ा दे रही है। मुल्क में मुसलमान, ईसाई, फालुन गोंग के मानने वालों समेत कोई भी मजहबी बरादरी महफूज नहीं। सेक्रेटरी पोम्पियो का कहना था कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मज़ाहिब के ख़िलाफ़ ये रवैया हमें दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी नज़र आता है, जिनमें ईरान, शुमाली कोरिया और एशिया के कुछ ममालिक भी शामिल हैं। सेक्रेटरी पोम्पियो ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे साथ मिलकर ज़िंजांग में होने वाली मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करेगी। वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने इजलास के शुरका को बताया कि हम मजहबी आज़ादी और सोशल मीडिया के दरमियान ताल्लुक़ पर तहक़ीक़ कर रहे हैं, जिसके नताइज जल्द आने की उम्मीद है।